हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो को मिस ना करें। ये है हमारा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रीयवाद। और हाँ, एक बात और बताऊंगा, ये जो है एनसीईआरटी का है। बिल्कुल मैं एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आप यूट्यूब पर हर एक सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर आपको सोशल साइंस एनसीईआरटी का कोई पढ़ाने वाला नहीं है। और आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, लेसन बाय लेसन कवर कराऊंगा, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी से जा सके। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एनसीईआरटी का इतिहास का बुक है, आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ना, कक्षा 10वीं इतिहास की दुनिया। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी है, ये आप ना समझे भारतीय भवन है, बल्कि ये एनसीईआरटी है। तो पहले हम जान जाते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हमारा कितना लेसन आता है। तो पहला हमारा है यूरोप में राष्ट्रीयवाद, दूसरा है समाज एवं साम्यवाद, तीसरा है हिंद चीन में राष्ट्रीयवादी आंदोलन, फोर्थ है भारत में राष्ट्रवाद, 5 में है अर्थव्यवस्था और आजीविका, और 6 में है यानी कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन और व्यापार और भूमंडलीयकरण, और लास्ट हमारा है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रीयवाद। तो मतलब बात करें तो 8 लेसन हिस्ट्री में है, लेकिन अगर आप धैर्य करके पढ़ाई करोगे तो ये कुछ नहीं है, मतलब समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूरोप की राष्ट्रवाद को, पहला चैप्टर को उठाते हैं और देखते हैं कि उनमें कितने कितने क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन है और क्या वीवीआई बनेगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम पहले लेसन को खोल लेते हैं। तो ये हमारा लेसन है, पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में कहानी रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ अच्छे और बेहतर के लिए बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी आप जो है बुक खरीद लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। आपके गाँव मोहल्ले में एक बुक स्टोर होगा, बुक स्टोर में जाइए और क्लास 10th का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का बुक मांगिए। आपको इसमें रेस बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे कि बाप रे बाप, एनसीईआरटी बुक का इतना रेस रहता है। तो देख लीजिए आप इसका रेस कितना है। तो इसका रेस देखिए, बिल्कुल 35 रुपया है, 35 रुपया। यार बच्चों का खेल, आपको पैसा मिलता होगा, यानी कि 35 रुपये में आपको एनसीईआरटी का बुक मिल जाएगा। भारतीय भवन का खरीदोगे तो यहाँ पर हम बात करें तो 100 से पार आपको मिलेगा न्यू, लेकिन आप एनसीईआरटी का खरीदोगे तो 35 तक आपको मिल जाएगा, 40 के लगभग में। आप जाकर एनसीईआरटी बुक को परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए और बुक स्टोर से। और चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है पहला लेसन को आप पढ़ लेना है। अगर मेरे बताए गए वीडियो में आप अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी को अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो पढ़ने वाले स्टूडेंट ही होंगे, तो आपको बुक खरीद लेना है, ठीक है। खरीदने के बाद राष्ट्रीयवाद की जो कहानियां हैं उसको पूरी पढ़ लेना है। नेपोलियन के बारे में भी पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा मेटरनिख के बारे में भी पढ़ लेना है, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। मेटरनिख के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति, सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। खास करके मेजनी के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हुआ था। काउंट काबूर आ गया, ये देखिए गैरीवाल्डी के बारे में पढ़ लेना, बिस्मार्क के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो सभी कहानी पढ़ लेना। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एनसीईआरटी है और आपको पता होगा हर एक ट्यूशन में, हर एक आदमी से, हर एक टीचर से आप यही सुनते हो, हर एक यूट्यूबर से आप यही सुनते हो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकतर की बात करें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपको देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, यानी कि बात करें तो फर्स्ट लेसन में हमारा 12 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पर फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। सभी कवर करेंगे एक वीडियो में। खैर अभी तो हम आपको लेकर आए हैं सब्जेक्टिव। तो ये देखिए हमारा नीचे है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल कहता है राष्ट्रीयवाद क्या है, दूसरा है मेजनी कौन था, तीसरा है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, पांचवा है मेटरनिख युग क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ्रेंड्स एनसीईआरटी का यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2 मार्क्स का है, जिसको 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो वैसे तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये सब्जेक्टिव का वीडियो है इतिहास का राष्ट्रीयवाद का पहला जो है। तो हम चलते हैं ये अपने क्वेश्चन और आंसर की ओर, और खास करके कुछ और आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, मैं थोड़ा इसको जो है उलट देता हूँ। ये आप देखिए यहाँ पर आपको अति लघु के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये देखिए। फिर उसके बाद 5 नंबर का सवाल है ये सब,
ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको आपको 150 शब्द में लिखना है और इसको जो है यानी कि 60 शब्द में लिखना है। ठीक है, तो सभी हम कवर करेंगे। पहले हम अति लघु को हम कवर कर लेते हैं। इन चारों क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर सवाल है राष्ट्रीयवाद क्या है, तो हम कॉपी पे नोट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सवाल कहता है राष्ट्रीयवाद क्या है, और आपको एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिखा दिया था पहला नंबर सवाल राष्ट्रीयवाद क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीयवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। आप ध्यान से समझना, अगर आपको कोई भी काम है तो काम निपटा ले, तब उसके बाद आकर वीडियो देखें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, राष्ट्रीयवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। अगर आपको कहानी की परिभाषा से समझाएं तो राष्ट्रीयवाद एक आधुनिक विश्व की राजनीति का जागृति का प्रतिफल है। ठीक है, और उसमें एक ऐसी भावना है जिसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं वो एकता की वाहक बनाती है, मतलब प्रेम, प्यार, संयोग बनाती है। ठीक है, यानी कि प्यार से रहती है, एक भावना है जो प्यार से एकता का वाहक बनाती है, उसे हम राष्ट्रीयवाद कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अब सेकंड नंबर सवाल को लिख लेते हैं। बुक में हमारा सेकंड नंबर सवाल क्या है, मेजनी कौन था, और तीसरा है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो मेजनी के बारे में देख लेते हैं। मेजनी के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, मेजनी कौन था। उत्तर देखिए, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। फ्रेंड्स, उससे पहले कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर नहीं लिए हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल के द्वारा ग्रुप भी बनाया गया है, तो आप ग्रुप में भी जाकर ज्वाइन हो जाइए। आप जो है एक ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। आपको नंबर मांगेगा तो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप क्या करना, उसमें सर्च करना है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF और AA ऑनलाइन सॉल्यूशन मारना है ग्रुप, तो आ जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो जाना और उसमें सभी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा, और नहीं तो इस नंबर से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, और उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। आप अगर नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा। मेजनी एक आदमी का नाम है, जैसे कि आपका नाम कोई भी कुछ भी होगा, राहुल, अली अख्तर या श्याम, कुछ भी नाम होगा। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति भी था, और उसमें जो है आदर्श गुण, मतलब आदर्श मतलब क्या होता है, इज्जत होता है, इज्जत, आदर्श है ना, तो उसमें आदर्श गुण बहुत ज्यादा था, अधिक था, और व्यवहारिक गुण कम थे। और इटली के एकीकरण मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। बस आपको इतना लेना है, 2 नंबर आपको फटाक से मिल जाएगा। तैयारी आपके कदम में है, बस आप मेहनत करो। ठीक है, तो थर्ड नंबर सवाल हमारा क्या था देख लीजिए, फटाफट हम बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। उत्तर देखिए, जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। जर्मनी जो था वो पूरी तरीके से एक विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। मतलब जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उसमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहाँ पर्सा शक्तिशाली राज्य था, मतलब ये पारसा जो है यानी कि राज्य का नाम है, वहाँ पर्सा जो है शक्तिशाली राज्य था, मतलब ताकतवर राज्य था, और वह अपना प्रभाव बनाया हुआ था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष में नहीं था। आई होप नहीं समझे होंगे आप, आपको मैं एक बार और रिपीट कराऊंगा और अच्छे से दिमाग में घुसाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो देखिए दिमाग से पहले आप समझे, जर्मनी पूरी तरह से एक विखंडित राज्य था, मतलब विखंडित मतलब बटा हुआ था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। लगभग कितने राज्य थे, तो 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि यार मैदान में जो लड़ाई हुआ था उनमें कौन कौन से जाति के आदमी थे, तो आप बताओगे ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। उसी तरह से है कि धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहां पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य था, यानी कि
300 छोटे बड़े राज्य में सबसे ज़्यादा यानी कि 300 में परसा जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था और वह अपना प्रभाव बनाए हुए था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके पक्ष में नहीं था, यानी कि उनके पास उनके समक्ष में नहीं था। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इनमें से मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करना। और हिस्ट्री का पहला नंबर जो चैप्टर है राष्ट्रीयवाद, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 3rd नंबर लास्ट नंबर सवाल जो है, मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, क्या सवाल है, मेटरनिक युग क्या है। तो उत्तर देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तिशाली ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कांग्रेस में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुआ। यहां समझे आप, नेपोलियन के पतन के बाद, ये नेपोलियन किसी का नाम है, जैसे कि अभी हम पढ़े हैं मेजनी, तो नेपोलियन के पतन के बाद, पतन मतलब होता है कि मृत्यु, मरना। ठीक है, तो नेपोलियन के मरने के बाद यूरोप की विजयी मतलब जीत, तो यूरोप की विजयी शक्तिशाली ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना कांग्रेस में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि वियना कांग्रेस की स्थापना यानी कि उसकी एकत्रित कब हुई, 1815 ईस्वी को हुई। इनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। 1815 ईस्वी में एकत्रित वियना कांग्रेस का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक काल का यूरोप में मेटरनिक के नाम से जाना जाता है ना। तो आई होप समझ गए होंगे, यूरोप में मेटरनिक के नाम से 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक काल के यूरोप में मेटरनिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मेटरनिक युग क्या आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा यानी कि पहला नंबर जो है यानी कि हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका मैंने अभी आपको ये 4 क्वेश्चन क्लियर कराए हैं। धीरे धीरे ये भी क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ये आपको जैसे कि दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं मोड़ कर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन धीरे धीरे मैं कवर कराऊंगा 2-3 वीडियो में, और एक अलग वीडियो लाऊंगा जो NCERT का टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा VBI। ठीक है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप जो है, आपको इस चैनल पर बहुत ही आभारी है कि आपको NCERT बुक्स आपको हर एक स्टडी कराई जा रही है। ठीक है, वैसे तो कोई भी चैनल नहीं होगा यूट्यूब पर जो आपको सोशल साइंस का NCERT पढ़ाएगा, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से स्टडी कीजिए। जो मैं आपको बोलता हूँ वो रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा और आपके लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेहनत करिए। तो चलिए, थैंक यू। आप अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।